वेलकम टू क्यूरियस पोर्टल, जहां हम बात करते हैं मिस्ट्री, माइथोलॉजी और मैजिक के बारे में। तो इसलिए प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। तो जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में कहा था, मिलारेपा इकलौते ऐसे सिद्ध पुरुष माने जाते हैं जो कि कैलाश पर्वत के टॉप तक पहुंच गए थे। बट अब सवाल ये आता है कि जब द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जैसे योद्धा भी जो कि महाभारत काल से बिलोंग करते थे, वो भी अपनी कैलाश की यात्रा को पूरा नहीं कर पाए थे, तो फिर मिलारेपा कैसे कैलाश के टॉप तक पहुंच गए थे। अगर तुम्हें महाभारत की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसमें ये बात बताई गई है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद सारे पांडव अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद कैलाश की यात्रा पर जाते हैं ताकि वो अपने इसी मानव शरीर के साथ स्वर्ग जा सकें। लेकिन इस यात्रा को केवल युधिष्ठिर ही पूरा कर पाते हैं, जिसके बाद इंद्र का रथ आता है और उन्हें स्वर्ग में लेके जाता है। बाकी द्रौपदी और उनके चारों भाई रास्ते में गिर जाते हैं और उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। फिर मिलारेपा कैसे कैलाश के टॉप तक पहुंच सकते हैं? मैं बता दूं कि मिलारेपा ने जब मेडिटेशन करना शुरू किया था, उनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, उनका शरीर एक स्केलेटन जैसा हो चुका था। उनकी बहुत सारी मूर्तियों में और पिक्चर्स में उनको ऐसा ही दिखाया जाता है कि उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर सवाल ये आता है कि ऐसे शरीर के साथ कैसे वो कैलाश पर्वत की यात्रा को पूरा कर सकते हैं और उसके टॉप तक जा सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमें मिलारेपा की आगे की लाइफ के बारे में जानना होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था मिलारेपा के बचपन से लेकर उनके ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट बनने तक का सफर, कि कैसे उन्होंने अपनी माँ के कहने पे ब्लैक मैजिक सीखा था और फिर अपने रिलेटिव से बदला लेने के लिए क्या क्या चीजें की थी। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे मिलारेपा की आगे की जिंदगी के बारे में, जहां वो मारपा से मिलते हैं और उनकी ज्ञान पाने की जर्नी शुरू होती है। फाइनली जब मिलारेपा मारपा के घर पे पहुंचते हैं, वो जैसे उनके कमरे में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि ये तो वही शख्स है जिसे मैं खेत में मिला था। मिलारेपा को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मारपा कोई और शख्स है। वो आसपास कमरे में देखते हैं कि कहीं मारपा कोई और तो नहीं, जिस पर मारपा कहते हैं कि मैं ही ट्रांसलेटर मारपा हूँ। फिर वो मिलारेपा से कहते हैं कि तुम अब अपना परिचय दो। मिलारेपा उन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा, क्या उनकी जर्नी थी और कैसे अब वो स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं। मिलारेपा कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी, अपना माइंड और अपनी स्पीच सब कुछ आपको डेडिकेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। इस पर मारपा कहते हैं कि मैं तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज दूंगा जो तुम पाने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हें अपने खाने और कपड़ों का इंतजाम खुद करना होगा। मारपा एक बात जानते थे कि मिलारेपा बहुत ज्यादा गिल्ट, पछतावे और दुख से भरे हुए थे, इसलिए जो नॉलेज वो मिलारेपा को देना चाहते थे वो मिलारेपा इतनी आसानी से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मारपा जानते थे कि मिलारेपा के लिए हार्ड ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। मारपा मिलारेपा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए एक सर्कुलर शेप का घर बनाओ, और अगर तुम इस घर को कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम्हें सारी स्पिरिचुअल नॉलेज भी दूंगा, तुम्हें कपड़े और फूड भी दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस घर को बनाकर कंप्लीट करना होगा। लेकिन मारपा की शर्त ये थी कि तुम्हें किसी भी दूसरे आदमी की मदद नहीं लेनी होगी, तुम्हें अकेले ही ये पूरा घर बनाना होगा। मिलारेपा उनकी ये शर्त मान जाते हैं, जिसके बाद मारपा उन्हें अपने घर के ईस्ट साइड लेके जाते हैं। वहां उन्हें एक लोकेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर एक सर्कुलर शेप का टावर बनाओ। उस टाइम पे घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किए जाते थे, मिलारेपा उन सारे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, जो भी मटेरियल थे उस टाइम पे, मिलारेपा वो घर बनाने को लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर को कंप्लीट करने के बाद उन्हें वो स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाएगी जिसे पाने के लिए वो मारपा के पास आए थे। वो पूरा घर बनाने में लग जाते हैं। उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े पत्थरों को ढोना, सारा सामान खींच खींच के लाना एक जगह पर। वो फाइनली उस टावर को क्रिएट कर देते हैं। बट जैसे ही वो सर्कुलर टावर कंप्लीट हो जाता है तो मारपा मिलारेपा के पास आते हैं और उस टावर को देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये टावर वर्क नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस टावर को तोड़ दो और जो भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है, चाहे वो पत्थर है, लकड़ियां, मिट्टी, जो भी मटेरियल है, जहां जहां से उठाकर लाए हो वो वहां पर छोड़ दो। मिलारेपा ने बड़ी मेहनत से वो टावर क्रिएट किया था, लेकिन मारपा का आदेश था तो इसलिए उन्होंने उस टावर को तोड़ दिया और जो सारा मटेरियल उसमें यूज हुआ था वो अपनी जगह पर छोड़ कर आ गए। इसके बाद मारपा मिलारेपा को वेस्ट साइड पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम एक क्रिसेंट शेप का, यानी कि आधे चांद की जो शेप होती है, कुछ ऐसी शेप का एक टावर क्रिएट करो। मिलारेपा काम पर लग जाते हैं। इस बार भी मारपा ने वादा किया था कि अगर तुम ये वाला टावर क्रिएट कर देते हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा और तुम्हें सारी नॉलेज भी दूंगा और वो सारे रिसोर्सेज भी दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब ये जो दूसरा टावर था क्रिसेंट शेप का, मिलारेपा ने इसे अभी आधा ही बनाया
बनाया था कि मार्पा दोबारा आते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये टावर काम नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस टावर को तोड़ दो और जो भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है उसे अपनी अपनी जगह पर रख कर आ जाओ। अब मार्पा का आदेश था तो मिलारेपा ने इस दूसरे टावर को भी तोड़ दिया और जो जो मटेरियल उसमें यूज हुआ था उसे अपनी जगह पर छोड़ कर आ गए। इसके बाद मार्पा मिलारेपा को एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम एक ट्रायंगुलर शेप का टावर बनाओ। एक जादूगर का टावर एक ट्रायंगुलर शेप का होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम एक ट्रायंगुलर शेप का टावर बनाओ और जब तुम इस टावर को कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज भी दूंगा और तुम्हें अपना शिष्य भी मान लूंगा और सारे रिसोर्सेस भी दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मिलारेपा को उम्मीद थी कि इस टावर को क्रिएट करने के बाद मार्पा उन्हें अपना शिष्य बना लेंगे और स्पिरिचुअल नॉलेज उन्हें देंगे जिसके लिए वो इतनी दूर उनके पास आए थे। तो मिलारेपा इस थर्ड टावर को बनाने में लग जाते हैं। मिलारेपा ऑलरेडी 2 टावर बना चुके थे और उन्हें तोड़ चुके थे। अब वो इस तीसरे टावर को बनाना शुरू करते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप में बनना था। अभी इस टावर को भी मिलारेपा ने आधा ही बनाया था कि मार्पा आते हैं और बहुत गुस्से में कहते हैं कि किसने कहा तुम्हें ये टावर बनाने को। मार्पा कहते हैं कि शायद मैं उस वक्त ध्यान में नहीं होऊंगा जिस वक्त मैंने तुम्हें ये ऑर्डर दिया कि इसे ट्रायंगुलर शेप का बनाओ। मिलारेपा ऑलरेडी 2 टावर बनाकर उसे तोड़कर सारा सामान अपनी जगह पर रखकर बहुत ज्यादा थक चुके थे। मिलारेपा कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने ही कहा है कि ट्रायंगुलर शेप का टावर बनाना है और मैं अच्छे से जानता हूँ उस वक्त आप अपने पूरे होशो हवास में थे। इस पर मार्पा और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिलारेपा से कहते हैं कि तुम एक जादूगर हो, इस ट्रायंगुलर शेप का टावर क्यों बना रहे हो? क्या तुम अपने जादू से मुझे खत्म करना चाहते हो? मैंने तो नहीं कहा कि ये ट्रायंगुलर शेप का टावर बनाना है। मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी इस टावर को तोड़ दो और सारा मटेरियल जो इसमें यूज हुआ है उसे अपने अपनी जगह पर छोड़ कर आ जाओ। अब मिलारेपा इस तीसरे टावर को भी तोड़ देते हैं और जो भी मटेरियल, पत्थर, लकड़ियां, मिट्टी जो भी इसमें यूज हुआ था वो सारा मटेरियल अपनी अपनी जगह पर छोड़ कर आ जाते हैं। अब मिलारेपा ने 3 टावर लगातार बनाए, फिर उन्हें तोड़ा और सारा सामान अपनी जगह पर छोड़ कर आए। इसलिए मिलारेपा बहुत ज्यादा थक चुके थे। उनकी बॉडी में पूरा पेन हो रहा था, उनकी पूरी पीठ छिल चुकी थी, उन्हें काफी ज्यादा घाव हो चुके थे, उनकी पूरी बॉडी पर जख्म हो चुके थे और वो बहुत ज्यादा थक भी चुके थे। तो इसलिए वो मदद के लिए मार्पा की वाइफ के पास जाते हैं। वो उनसे कहते हैं मैं 3 टावर को बनाकर तोड़ चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, आप कृपया करके मार्पा को उनका वादा याद दिलाओ। उन्होंने कहा था कि इस टावर को कंप्लीट करने के बाद वो मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे। इसके बाद मार्पा मिलारेपा को अपने कमरे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं देखो मैं तुम्हें वो सारी स्पिरिचुअल नॉलेज दूंगा जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो, बट उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना होगा। अब फाइनली मार्पा चाहते थे कि मिलारेपा एक स्क्वायर शेप का टावर बनाए। मार्पा कहते हैं कि अगर तुम इस स्क्वायर शेप के टावर को कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लूंगा, तुम्हें सारी स्पिरिचुअल नॉलेज भी दूंगा और वो सारे रिसोर्सेज भी दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब मिलारेपा 3 टावर को बनाकर तोड़ चुके थे तो इसलिए उन्हें लगता था कि मार्पा कहीं इस बार भी अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए मिलारेपा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं ये स्क्वायर शेप का टावर तो बना दूंगा बट मैं चाहता हूँ कि आपकी वाइफ एक गवाह के तौर पर मेरे पास खड़ी रहे ताकि आप अपनी बात से मुकरे ना। मार्पा इस बात से राजी हो जाते हैं, वो अपनी वाइफ को एक गवाह के तौर पर वहां खड़े करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब मिलारेपा इस चौथे टावर को बनाना शुरू करते हैं जो कि स्क्वायर शेप में बनाना था। इसी दौरान एक लामा मार्पा से मिलने आते हैं जिन्होंने मार्पा से कोई खास तरह की दीक्षा लेनी थी। मार्पा की वाइफ मिलारेपा को कहती हैं कि तुम भी इस मीटिंग में शामिल हो जाओ क्योंकि मार्पा से दीक्षा लेने का ये अच्छा मौका है। अब जो भी मार्पा से मिलने आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ भेंट लाई थी जो मार्पा को दी गई। इस पर मार्पा मिलारेपा को कहते हैं कि तुम्हारी भेंट कहाँ है? मिलारेपा कहते हैं कि पर आपने तो कहा था कि टावर बना लेने के बाद आप मुझे दीक्षा देंगे। मार्पा बहुत गुस्से में मिलारेपा को घसीट कर बाहर निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि तुमको क्या लगता है कुछ पत्थरों को मिट्टी से जोड़ देना काफी है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसे मैं अपनी जान की कीमत पर भारत से सीख कर आया हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मार्पा खुद तो तिब्बत से थे लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन भारत से हासिल की थी। वो भारत की प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उनके गुरु नारोपा इसी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। यहाँ पर मिलारेपा को बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है। मिलारेपा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो सुसाइड करने वाले थे लेकिन उनको समझाया जाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें टावर कंप्लीट करना चाहिए। चौथी बार ये जो स्क्वायर टावर बनाया जा रहा था इसे 9 मंजिला बनाया जाना था। टावर को कंप्लीट करने के लिए मिलारेपा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जाकर मार्पा की वाइफ को अपनी हालत बताते हैं और कहते हैं कि मार्पा को उनका वादा याद दिलाओ। मार्पा की वाइफ उनसे बात करती हैं और वह मिलारेपा की हालत देखते हैं। मार्पा कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो कि मेरे मास्टर
नारोपा ने सत्य पाने के लिए किया था। तुम्हें पेशेंस होना चाहिए। मिलारेपा को अभी उस 9 मंजिला टावर का अपर पार्ट कंप्लीट करना था, तो वह काम पर लग जाते हैं। एक दिन लामा नागोकपा मारपा से एक खास तरह की दीक्षा लेने आते हैं। मारपा की वाइफ मिलारेपा से कहती हैं कि अब तुम्हारे पास दूसरा मौका है, जाकर उस मीटिंग में शामिल हो जाओ और अगर मारपा इस बार बेंट मांगे तो ये नीलम उन्हें दिखा देना। मिलारेपा ने ऐसा ही किया, लेकिन मारपा को जब पता चला कि ये प्रीशियस स्टोन उनकी वाइफ का है तो वो बहुत गुस्से में आकर मिलारेपा को मार पीट कर भगा देते हैं और उन्हें चले जाने को कहते हैं। मिलारेपा की इस हालत को देखकर जो दागमेमा थी मारपा की वाइफ, वो मिलारेपा से कहती हैं कि तुम्हें अपना ज्ञान पाने के लिए किसी और की मदद लेनी चाहिए। तुम्हें लामा नागोकपा के पास जाना चाहिए, जो कि मारपा के ही एक बहुत अच्छे शिष्य रह चुके हैं। दागमेमा उसे मारपा के गुरु नारोपा की कुछ चीजें देती हैं और एक लेटर प्रिपेयर करके देती हैं। वह कहती हैं कि जब तुम नागोकपा के पास पहुंचो तो ये तोहफा उनको देना और साथ में ये लेटर भी, पर ध्यान रहे उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये लेटर और गिफ्ट मारपा ने भेजा है। दागमेमा सारी प्रेपरेशन करके मिलारेपा को भेजती हैं लामा नागोकपा के पास। नागोकपा उन गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होते हैं, जो कि उनके गुरु मारपा के भी गुरु नारोपा की थी। फिर उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें कहा गया था कि मैं मारपा इस शिष्य को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसे दीक्षा दी जाए और इसे इनिशिएट किया जाए। बदले में मैं तुम्हें नारोपा की माला और गिफ्ट भेज रहा हूँ। जिसके बाद नागोकपा मिलारेपा को ज्ञान देते हैं, उन्हें सीक्रेट टीचिंग्स देते हैं, उन्हें इनिशिएट करते हैं। मारपा को जब पता चलता है कि मिलारेपा जा चुका है तो वह दुखी होते हैं और प्रे करते हैं कि मिलारेपा वापस आ जाए। अब नागोकपा के साथ मिलारेपा की ट्रेनिंग शुरू होती है। मिलारेपा एक गुफा में मेडिटेशन करते हैं, लेकिन काफी समय बाद भी मिलारेपा को कुछ हासिल नहीं होता। नागोकपा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीज मिलारेपा के लिए काम नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद नागोकपा को मारपा की ओर से एक दूसरा लेटर आता है जिसमें मिलारेपा के बारे में बुरी बुरी बातें कही गई थी और कहा गया था कि मिलारेपा को सामान को लेकर वापिस मेरे पास आओ। नागोकपा के पूछने पर मिलारेपा सच बताते हैं कि ये लेटर असल में मारपा ने नहीं दिया था, बल्कि उनकी वाइफ दागमेमा ने दिया था। नागोकपा को फाइनली समझ में आता है कि उनकी दी गई शिक्षा आखिर मिलारेपा के लिए काम क्यों नहीं आई, क्योंकि मिलारेपा को इस दीक्षा को पाने के लिए परमिशन नहीं थी। इस लेटर के अंदर एक इन्विटेशन भी था। एक्चुअली में मारपा के घर उनके बेटे से रिलेटेड कोई सेरेमनी थी जिसे अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। उनके जितने भी शिष्य थे उन सबको बुलाया गया था। जो लामा नागोकपा थे उन्हें भी इनविटेशन आया था और वो मिलारेपा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं मारपा के घर पर। लेकिन मारपा मिलारेपा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो अभी भी उससे नाराज थे और उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे। मारपा का ऐसा बिहेवियर देखकर मिलारेपा को बहुत दुख होता है। वो रोने लग जाते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लामा नागोकपा होते हैं वो उसे रोक लेते हैं, उसे समझाते हैं। जब मारपा को इस हादसे का पता चलता है तो उन्हें रियलाइज होता है कि मिलारेपा ने काफी ज्यादा पश्चाताप कर लिया है। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि उस महान जादूगर मिलारेपा को अंदर बुलाया जाए, उसे आज एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। जब फाइनली मिलारेपा अंदर आते हैं और मारपा से मिलते हैं तो मारपा उसे कहते हैं, मैं तुम्हें इतनी तकलीफों से इसलिए गुजार रहा था ताकि तुम्हारे अंदर सारी इम्प्योरिटीज क्लियर हो जाएं। अगर तुम 9 बार इन तकलीफों को पार कर जाते तो तुम्हारे अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहती, तुम पूरी तरह से डिवाइन नॉलेज पाने के लायक हो जाते। लेकिन मेरी वाइफ की वजह से अब तुम सिर्फ 8 ही चुनौतियों को पार कर पाए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर एक इम्प्योरिटी अभी भी बाकी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें इनिशिएट करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें वो स्पिरिचुअल नॉलेज देने को तैयार हूँ। इसके बाद फाइनली जाकर अब मिलारेपा की ज्ञान पाने की, स्पिरिचुअल नॉलेज पाने की जो जर्नी थी वो स्टार्ट होती है उनके गुरु मारपा के साथ। अब यहाँ मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मिलारेपा मारपा की खोज में आए थे उससे ठीक एक रात पहले मारपा को एक सपना आया था और उनके सपने में उनके गुरु नारोपा आते हैं। उनके हाथ में एक वज्र था और दूसरे हाथ में एक वास था। वो मारपा से कहते हैं कि इस वज्र पर गंदगी जमा हो गई है, मैं चाहता हूँ कि इस वास में जो पदार्थ है इससे तुम इस वज्र को साफ करो, इससे बुद्ध बहुत खुश होंगे और सभी जीवों का भला करेंगे। और ठीक उसी रात मारपा की वाइफ को भी एक सपना आया था और उनके सपने में 2 औरतें दिखाई देती हैं जिनके हाथ में एक क्रिस्टल था। वो कहती हैं कि इस क्रिस्टल को क्लीन करो, इसको साफ करो और फिर इसे चोटी पर रख दो। वह सुबह मारपा को इस सपने के बारे में बताती हैं, लेकिन मारपा कहते हैं कि मैं इन सपनों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन आज मैं खेत जोतने जा रहा हूँ। मैं बता दूं कि मारपा खुद कभी भी खेत जोतने नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन वो गए क्योंकि उनको पता था कि मिलारेपा आने वाला है। वो अपनी वाइफ
से कहते हैं कि मेरे लिए बहुत सारी छांग बना दो। छांग एक तरह का बियर जैसा ड्रिंक हुआ करता था। तो वो उस छांग को लेकर खेत जोतने निकल पड़ते हैं और वहां बैठे बैठे खेत में बैठे बैठे मिलारेपा का इंतजार करते हैं। उसके बाद की स्टोरी तुम्हें पता होगी, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताई थी, कि जब मिलारेपा आता है उस खेत में और पूछता है कि मारपा कौन है और कहाँ रहते हैं, जो कि तुम पार्ट 1 में देख चुके होगे। वहां से उनकी बातचीत शुरू होती है। तो अब फाइनली हम आते हैं उस पार्ट पर जब फाइनली मिलारेपा की शिक्षा शुरू होती है। मिलारेपा के बाल काटे गए, नए कपड़े पहनाए गए और उनकी ज्ञान पाने की शिक्षा शुरू होती है। मिलारेपा से बात करते हुए मारपा कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम एक बहुत खास शिष्य हो, तुम बाकियों से अलग हो। मारपा कहते हैं कि जो 4 टावर तुमने शुरुआत में बनाए थे वे भगवान बुद्ध के 4 एलिमेंट्स और 4 एक्शंस को दर्शाते हैं। तुम्हारे सब कामों की वजह से अब तुम सब प्रकार की रुकावटों से आजाद हो। अब तुम ध्यान की स्टेट में जा सकते हो। फिर मिलारेपा जरूरी शिक्षा प्राप्त करके दक्षिण की ओर एक गुफा में जाते हैं और जिस पहाड़ी में वह गुफा थी उस पहाड़ी को कहा जाता था द टाइगर रॉक। लगातार 1 साल तक दिन रात मिलारेपा उस गुफा में मेडिटेशन करते हैं और 1 साल बाद मारपा की वाइफ उन्हें बुलाने आती हैं। फिर मारपा मिलारेपा से कहते हैं कि अपने 1 साल के इस एक्सपीरियंस को बताओ, जिस पर मिलारेपा कहते हैं। मिलारेपा उन्हें बताते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि ये शरीर और चेतना 12 लिंक्स से एक दूसरे पर निर्भर है और एक साथ जुड़े हुए हैं। अज्ञानता से निकलता हुआ मैं पूरी तरह से आपको अपना गुरु मानकर आपकी लगन पर निर्भर हूँ कि आप ही मुझे सब तकलीफों से मुक्ति की ओर ले जाएंगे। ये मेडिटेटर अब जान चुका है कि मैं जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं पूरे कॉन्शियसनेस पाने के लिए हर स्टेज से गुजरने को तैयार हूँ। मैं अपनी इस मेडिटेशन की जर्नी में नॉन कंसेप्चुअल स्टेट में जाकर जो कुछ भी हासिल करूँगा उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी में हासिल की गई हर उपलब्धि आपको भेंट करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। इसके बाद मिलारेपा दोबारा गुफा में मेडिटेट करने चले गए। मारपा इसी बीच भारत की तरफ चल पड़ते हैं। मारपा के गुरु नारोपा भारत में रहते थे और भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। मारपा अपने गुरु से मिलने के लिए भारत आते हैं। अब मारपा जब भारत से लौटकर वापिस आते हैं, अपने गुरु से मिलकर वापिस आते हैं, तो वो अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं। सभी शिष्य उनको देखने आते हैं और मारपा उनसे कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो वंश है वो आगे ऐसे ही चलता रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम्हें अगर कोई भी सपना आता है तो वो सपना मेरे साथ शेयर करो। उसी रात मिलारेपा को एक सपना आता है। उन्हें अपने सपने में एक बहुत ही सुंदर सफेद पहाड़ दिखाई देता है। उसके चारों तरफ 4 पिलर्स होते हैं जो कि आसमान को टच कर रहे होते हैं। उन चारों पिलर्स पर एक एक जानवर था। एक पिलर पर एक स्नो लाइन था, एक पिलर पर एक टाइग्रेस थी, एक पिलर पर एक वल्चर यानी कि गिद्ध था और एक पिलर पर एक गरुड़ था। मिलारेपा अपने सपने के बारे में मारपा को बताते हैं, जिसके बाद मारपा अपने 4 शिष्यों को बिठाकर उस सपने को एक्सप्लेन करते हैं। मारपा कहते हैं कि ये स्नो लाइन मेरे शिष्य सर्टन को दर्शाता है, जिसका नेचर एक लायन जैसा है। उसे मिस्टिक ट्रूथ जाननी चाहिए। टाइगर नागोप्पा को दर्शाता है, उनका नेचर एक टाइगर जैसा है। उन्हें सारी यौगिक सिद्धियों को हासिल करना चाहिए। गरुड़ मेरे शिष्य मीटन को दर्शाता है, जिसे पूरी तरह आजाद रहना चाहिए। चारों पिलर्स मेरे चारों शिष्यों को दर्शाते हैं। इनमें से जो नॉर्थ पिलर है जिस पर वल्चर बैठा है वह मिलारेपा को दर्शाता है। ये दिखाता है कि मिलारेपा को नेचर में वल्चर जैसा होना चाहिए, जादुई रहस्यों से भरा हुआ, एक चट्टान जैसा मजबूत। तो इस तरह ये सपना एक भविष्यवाणी को दर्शाता है कि मेरे बाद मेरा वंश ग्लोरियस होगा। जिसके बाद मारपा अपनी किताबों और ज्ञान का खजाना खोलते हैं जो कि जादुई रहस्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के बारे में थी। और ये सारी चीजें, ये सारी किताबें अपने चारों शिष्यों को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इस कहानी के हम फाइनली उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर मारपा ने अपने चारों शिष्यों को अपना वंश, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए चुना है।